दोस्तों इस वीडियो में हम द ग्रेट इंडियन नॉवेल के पार्ट सेकंड को डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बताया था कि इसमें कुल 18 बुक्स हैं। मैंने इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में 9 बुक्स को कवर किया है और अब बचे हुए 9 बुक्स को हम इस पार्ट में कवर करेंगे। तो आइए दोस्तों अब हम इसकी शुरुआत करते हैं बुक 10 से, जिसका टाइटल है डार्कनेस एट डाउन। दोस्तों बुक 10 में हमें दुर्योधनी के बचपन के बारे में दिखाया गया है, यानी कि इंदिरा गांधी के बचपन के बारे में, जो अपनी बीमार माँ की सेवा करते हुए उनके पलंग के पास बैठकर अपना सारा बचपन बिताती है। इसके अलावा हमें इसमें 5 पांडवों के प्रशिक्षण के बारे में भी पता चलता है और पांडवों को प्रशिक्षित करने का काम गुरु द्रोण कर रहे थे, यानी कि जयप्रकाश नारायण। दोस्तों जो प्रांतीय चुनाव कराए जा रहे थे उसमें कौरव दल को जीत मिलती है, यानी कि कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व गांधी जी कर रहे थे। इस तरह से मोहम्मद अली जिन्ना यानी कि कर्ण गांधी जी से हार जाता है। इसके बाद कर्ण खुद कहता है कि वो कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करेगा, लेकिन बहुत सारे मुस्लिम नेता जो लोग ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी में थे वो लोग नहीं चाहते थे कि मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करे। ये सब सुनने के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि वो कांग्रेस पार्टी और अपने विरोधियों के खिलाफ संघर्ष करेगा। जर्मनी के खिलाफ युद्ध में ब्रिटिशर्स ने भारतीय सैनिकों को अपने ग्रुप में शामिल कर लिया और ऐसा करने के लिए कांग्रेस पार्टी के जीते हुए मेंबर्स ने ब्रिटिशर्स का साथ दिया था। ऐसा होने पर बहुत सारे लोगों ने त्याग पत्र दे दिया जो लोग गांधी जी को अपना आदर्श मानते थे। कांग्रेस पार्टी में मतभेद होने की वजह से ये पार्टी और भी ज्यादा कमजोर हो गई थी। ये सब होने के बाद गांधी जी ने क्वाइट इंडिया मूवमेंट को नए तरीके से शुरू किया। शुरू में ऐसा लग रहा था कि ये आंदोलन असफल हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। दोस्तों इतने सारे संघर्षों के बाद ये तो स्पष्ट हो गया था कि भारत को अब जल्द ही आज़ादी मिलेगी, क्योंकि ब्रिटिश शासन भारत में और देर तक टिकने वाला नहीं था। कौरव दल यानी कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारे प्रांतों में जीत हासिल कर ली थी और उन्होंने बहुत सारे नेताओं को भी जेल से आज़ाद करवा लिया था। उधर कर्ण यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना के समूह ने भी बहुत सारी मुस्लिम सीटों पर जीत हासिल कर ली थी। मुस्लिम सीटों पर जीत हासिल करने के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने एक अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग की, जिसके बाद सभी लोगों में देशभक्ति जाग गई। इसके लिए जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार पर भी दबाव डाला, लेकिन जब ब्रिटिश सरकार ने मोहम्मद अली जिन्ना के इस प्रस्ताव पर संकोच दिखाया तो पूरे देश में विवाद शुरू हो गया। बहुत सारे झगड़े और दंगे हुए। इन सब के बाद गांधी जी ने लोगों के बीच में भाईचारे की बात की, लेकिन गांधी जी की इन बातों से कोई भी राजी नहीं था, ना ही मुस्लिम दल और ना ही कांग्रेस पार्टी। ब्रिटिश सरकार ने इस मसले को सुलझाने के लिए इंग्लैंड के एक नए गवर्नर जनरल माउंटबेटन को नियुक्त कर दिया, ताकि इस विषय पर चर्चा की जा सके। माउंटबेटन की पत्नी जॉर्जियाना एडविना ने नेहरू से प्रेम संबंध स्थापित कर लिया, ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट की कार्रवाई सफल हो सके। दोस्तों अब हम नेक्स्ट बुक 11 को डिस्कस करते हैं, जिसका टाइटल है रेनन्सिएशन द बेड ऑफ एरोस। दोस्तों ब्रिटिश सरकार ने देश की सत्ता भारतीय नेताओं के हाथों में देने का दृढ़ निश्चय कर लिया था, लेकिन इसके साथ ही ये भी स्पष्ट हो गया था कि भारत का विभाजन करना अनिवार्य है। गांधी जी ने इस विभाजन को रोकने का बेहद प्रयास किया, लेकिन इसका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। इस विभाजन को रोकने के लिए गांधी जी ने कर्ण यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना को ये भी कह दिया कि अगर तुम चाहो तो भारत का प्रधानमंत्री बन सकते हो, लेकिन नेहरू ने इसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि नेहरू खुद भारत के प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। गांधी जी ने अपने समर्थकों और कांग्रेस पार्टी के नेताओं से कहा कि वो भारत के विभाजन को स्वीकार न करें, लेकिन इस बात पर गांधी जी से कोई सहमत नहीं होता, क्योंकि अब गांधी जी का युग समाप्त हो चुका था। देश के विभाजन के बाद बहुत लोगों ने अपना घर अदला बदली किया, जिसके कारण बहुत सारे झगड़े और दंगे भी हुए। गांधी जी ने खुद झगड़े वाले स्थानों पर भ्रमण किया और लोगों को शांति से रहने के लिए कहा। दोस्तों जब स्वतंत्रता दिवस का समारोह मनाया जा रहा था और नेहरू को भारत का प्रधानमंत्री भी घोषित कर दिया गया था, उसी टाइम नाथूराम गोडसे नाम के एक व्यक्ति ने गांधी जी को 3 गोलियां मारकर उनकी हत्या कर दी। इस तरह से एक महान नेता की हत्या किए जाने के बाद भारत और विदेशों में भी इस बात का शोक जताया गया। अब दोस्तों हम अपनी अगली बुक पर आते हैं, बुक 12 पर, जिसका टाइटल है द मैन हु कुड नॉट बी किंग। दोस्तों इस बुक में हम नेहरू और उनके क्रोध भरे स्वभाव की बेटी इंदिरा गांधी के बारे में बात करेंगे। भारत की आज़ादी के बाद नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया, क्योंकि ऐसी गांधी जी की इच्छा थी कि नेहरू भी प्रधानमंत्री बने। दोस्तों आज़ादी के बाद सबसे महत्वपूर्ण काम था द्रौपदी यानी कि प्रजातंत्र का विकास। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को देश के अंदर संविधान लागू कर दिया गया, ताकि देश को व्यवस्थित तरीके से चलाया जा सके। भारत की आज़ादी के बाद सबसे बड़ी समस्या थी कई राज्यों को विभाजित करने की, क्योंकि भाषा के आधार पर भी राज्यों में समस्याएं थी और उनके क्षेत्र भी ठीक प्रकार से निर्धारित नहीं थे। कई राज्यों ने तो केंद्र सरकार से मिलने का निर्णय किया, लेकिन कश्मीर जो भारत और पाकिस्तान के बीच में फंसा हुआ था उसने ऐसा नहीं किया। कश्मीर ने खुद को आजाद करवा लिया
कश्मीर एक मुस्लिम प्रधान क्षेत्र था, लेकिन इस क्षेत्र में एक हिंदू राजा का शासन था जिनका नाम था महाराजा हरि सिंह। और कई सालों तक कश्मीर भारत के नेताओं के लिए एक चिंता का विषय बना रहा। जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण किया तो भारत के विदुर यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल आधी रात को कश्मीर पहुंच गए। उन्होंने राजा जय सिंह से कश्मीर को भारत के केंद्र शासित प्रदेश में शामिल करने के लिए राजी कर लिया। इसके बाद भारतीय सेना ने कश्मीर की घाटी में प्रवेश किया और पाकिस्तानी आक्रमणकारियों को वहां से भगा दिया। लेकिन नेहरू ने प्रधानमंत्री के रूप में युद्ध समाप्त करने की घोषणा कर दी, क्योंकि ये सलाह नेहरू को माउंटबेटन ने दी थी और माउंटबेटन की पत्नी भी यही चाहती थी, जो नेहरू की प्रेमिका थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर नेहरू का फैसला गलत था, क्योंकि नेहरू के पास दूरदृष्टि की कमी थी। नेहरू की ही गलतियों की वजह से आज तक कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच में झगड़े का विषय बना रहा। वेद व्यास यानी कि सी राजगोपालचारी पीड़ा के साथ ये कहते हैं कि इस तरह से कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच में झगड़े की वजह बना रहा, और इस झगड़े के बाद कश्मीर का आधा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया और आधा हिस्सा भारत में। दोस्तों, नेहरू के इस फैसले पर उनकी आलोचना की गई, यहाँ तक कि उन्हीं के नेताओं ने उनकी आलोचना की। दुर्योधनी यानी कि इंदिरा गांधी को कांग्रेस पार्टी में सलाहकार के रूप में नियुक्त कर दिया गया, जो कि एक युवा राजकुमारी थी। और फिर कुछ समय बाद इंदिरा गांधी भारत की राजनीति में महत्वपूर्ण आकर्षण का केंद्र बनी रही। दोस्तों, अब हम बुक 13 को डिस्कस करते हैं, जिसका टाइटल है पैसेजेस थ्रू इंडिया। दोस्तों, अब 5 पांडव ने सांसारिक क्षेत्र में प्रवेश लिया और उन लोगों ने यह निश्चय किया कि वे अपने पिता पांडु और अपने गुरु द्रोण के आज्ञा अनुसार ही राजनैतिक क्षेत्र में कार्य करेंगे। लेकिन कुछ ही समय बाद गुरु द्रोण यानी कि जयप्रकाश नारायण ने नेहरू के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था और वो 5 पांडवों के साथ ग्रामीण क्षेत्र में निकल गए ताकि किसानों की दशा में सुधार किया जा सके। कृष्ण मेनन एक प्रसिद्ध समाजवादी थे और उन्होंने आजादी के आंदोलन के कुछ समय लंदन में भी बिताए थे। उन्होंने वहां पर इंडियन होम रूल का संचालन भी किया था। आजादी के बाद नेहरू ने उनको ग्रेट ब्रिटेन में भारतीय उच्च आयुक्त के पद पर नियुक्त कर दिया था। कृष्ण मेनन ने नेहरू को एक सलाह दी थी कि अपने दुश्मन को कभी भी छोटा मत समझो, क्योंकि वो तुम्हारा छोटा दुश्मन कभी भी विकराल रूप ले सकता है, और ना ही कभी छोटे विवाद को बड़ा होने दो, उसे तुरंत ही समाप्त कर दो। संक्षेप में उन्होंने नेहरू को यह सलाह दी थी कि अपने विरोधियों का खात्मा कर दो ताकि तुम्हारा राजनीतिक पद सुरक्षित रह सके। लेकिन दोस्तों, नेहरू ने कृष्ण मेनन की सलाह को उतना सीरियसली नहीं लिया, लेकिन इंदिरा गांधी उनकी सलाह को ध्यान से सुनती थी और भविष्य में उन्हीं की सलाह के अनुसार काम करने का निश्चय भी किया। भारत की आजादी के बाद सत्ता का दुरुपयोग और विद्रोह को दबाना दुर्योधनी यानी कि इंदिरा गांधी का कार्य बन गया। वो भारतीय प्रजातंत्र में से पांडवों की शक्ति को दबाना चाहती थी, लेकिन उस समय पर विदुर यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, क्योंकि वो उस समय पर गृह मंत्रालय में सचिव थे। उधर दोस्तों, कर्ण की मृत्यु हो जाती है। कर्ण यानी मोहम्मद अली जिन्ना की। ये खबर नेहरू के पास पहुंचती है। दोस्तों, अब हम बुक 14 को डिस्कस करेंगे, जिसका टाइटल है द ऋग्वेदा। दोस्तों, नेहरू ने भारत के ऊपर एक आदर्श प्रधानमंत्री के रूप में शासन किया और उस समय तक नेहरू के ऊपर कोई भी चुनौती नहीं थी। नेहरू ने कृष्ण मेनन को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया था। वे दोनों मिलकर अपनी योजनाओं में काम करते रहे। नेहरू ने उद्योग के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया, गरीबों पर बिल्कुल भी नहीं। नेहरू की नीतियाँ ज्यादातर भारत में रह रहे शिक्षित वर्ग के लोगों के लिए थी। वहीं उस समय पर भारत में अशिक्षित लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी, लेकिन उन पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। भारत की संसद में ऐसे कानून पास किए गए थे जिसमें से कुछ तो लागू कर दिए गए, लेकिन कुछ को नकार दिया गया। हमारे राइटर ने नेहरू की आलोचना की है, क्योंकि नेहरू सरकार सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का समाधान नहीं कर सकी थी। नेहरू ने भारतवासियों की मौलिक समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि वो पूरी दुनिया में अपना नाम कमाने में लगे रहे। इन सभी नीतियों में नेहरू के मित्र कृष्ण मेनन ने उनका पूरा साथ दिया। नेहरू की गलत नीतियों के कारण ही 1962 में भारत और चीन के युद्ध में भारत को हार का मुंह देखना पड़ा। सेना के पतन का कारण था राजनीतिक दबाव, जो कांग्रेस पार्टी को देश के अंदर और देश के बाहर भी झेलना पड़ा था। चीन से हारने के बाद कृष्ण मेनन को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ा था। पंचशील और हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाने वाले नेहरू को गहरा धक्का लगा, क्योंकि उनकी विदेश नीति पूरी तरह से विफल हो चुकी थी। इस पराजय के बाद नेहरू का हृदय टूट गया। इसके कुछ समय बाद ही नेहरू की मृत्यु भी हो गई थी। दोस्तों, अब हम बुक 15 को डिस्कस करेंगे। इसका टाइटल है द एक्ट ऑफ फ्री चॉइस। भारत के प्रथम और सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले प्रधानमंत्री नेहरू की मृत्यु हो जाती है। नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी के लिए कोई भी वसीयत नहीं छोड़ी थी। नेहरू के मरने के बाद इंदिरा गांधी ने भी यह निश्चय किया कि वो अपने खुद की इच्छा से काम करेगी और अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करेगी। इंदिरा गांधी एक सुंदर महिला के रूप में बड़ी हो रही थी। उसने इस बात की घोषणा की कि वो अपना पति खुद चुनेगी। नेहरू की मृत्यु के बाद
कौरव दल यानी कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी चिंता थी जो प्रधानमंत्री नेहरू की जगह ले सके, यानी कि इस देश का प्रतिनिधित्व कर सके। वैसे तो कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे नेता थे जो अधिक शक्तिशाली थे, लेकिन उनमें से किसी का भी राष्ट्रीय व्यक्तित्व नहीं था। लाल बहादुर शास्त्री की ईमानदार छवि की वजह से यह निर्णय लिया जाता है कि वही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। कौरव दल के अंदर शक्ति संघर्ष आरंभ हो गया। दुर्योधनी यानी कि इंदिरा गांधी और 5 पांडव भारतीय प्रजातंत्र के प्रतीक के रूप में उत्तम स्तंभ बनकर सामने आए। दोस्तों, 5 पांडवों में मोरारजी देसाई को युधिष्ठिर कहा गया है, इंडियन आर्मी को भीम, इंडियन न्यूज मीडिया को अर्जुन, वहीं नकुल और सहदेव को सिविल सर्विस और फॉरेन सर्विस कहा गया है। लाल बहादुर शास्त्री ने प्रधानमंत्री के रूप में अपने आप को सफल नेता के रूप में उजागर किया। पाकिस्तान के अधिकारी और सेना ने नए प्रधानमंत्री को कमजोर मानकर कश्मीर पर अधिकार करने के लिए भारत पर आक्रमण कर दिया, लेकिन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने पाकिस्तान को हराकर देश की शक्ति से परिचित करा दिया। दुर्भाग्य से लाल बहादुर शास्त्री का उस समय निधन हो गया जब वो रूस के ताशकंद नगर में शांति समझौता पर हस्ताक्षर कर रहे थे। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की बैठक बुलाई गई और इस बैठक में प्रिय दुर्योधनी यानी कि इंदिरा गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के पक्ष में बात कही गई, क्योंकि इंदिरा गांधी का व्यक्तित्व काफी आकर्षक था और उनमें अनेक गुण भी थे। दोस्तों, अब हम बुक 16 को डिस्कस करते हैं, जिसका टाइटल है द बंगल बुक, द रेन ऑफ एरर। दुर्योधनी यानी कि इंदिरा गांधी के 1 वर्ष के विरोधपूर्ण शासन के बाद इंदिरा गांधी ने बिना किसी चुनाव के भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 1 साल तक इस देश पर शासन किया। इसके बाद उनका बहुत सारा विरोध भी हुआ। 1 साल के बाद जब आम चुनाव कराए गए तो कांग्रेस पार्टी केंद्र में अपनी सत्ता बनाए रखने में सफल रही, लेकिन विरोधी दलों के सामने कांग्रेस पार्टी को कई सारे स्थानों पर हार का मुंह देखना पड़ा। इस हार के बाद कौरव दल यानी कि कांग्रेस पार्टी में फूट पड़ गई। कांग्रेस पार्टी की बैठक बुलाई गई, जिसमें सबसे श्रेष्ठ युधिष्ठिर यानी कि मोरारजी देसाई थे। वो अब तक बूढ़े और गंजे हो चुके थे, बिल्कुल गांधी जी की तरह लग रहे थे। उन्होंने विरोधपूर्ण तरीके से दुर्योधनी यानी कि इंदिरा गांधी की नेतागिरी पर संदेह किया। उन्होंने कहा कि अगर हमारा नेता शक्तिशाली होता तो हमारे सदस्यों को हार का मुंह ना देखना पड़ता। इस तरह से दुर्योधनी और युधिष्ठिर यानी कि इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई में विरोध पैदा हो जाता है। इस विरोध को खत्म करने के लिए मोरारजी देसाई को उप प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, लेकिन दुर्योधनी की शक्ति घटाए जाने की वजह से उसे अपमानित सा महसूस हुआ। इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई की सलाह पर कोई भी ध्यान नहीं दिया, जिससे मोरारजी देसाई ने भी अपमानित महसूस किया। इसके बाद उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। मोरारजी देसाई के इस्तीफे के बाद अब इंदिरा गांधी को पूरी आजादी मिल चुकी थी। वो अपने पार्टी को अपने तरीके से चला सकती थी। इंदिरा गांधी ने अपने दल में द्रोड़ के बेटे अश्वत्थामा यानी कि चंद्रशेखर को शामिल किया। इंदिरा गांधी ने ऐसे कई सारे डिसीजंस लिए जिसके कारण उनके ही दल के नेता परेशान होने लगे, इसलिए वो सभी इंदिरा गांधी को कंट्रोल में रखना चाहते थे। राष्ट्रपति डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद का निधन हो जाने के बाद कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने ये सोचा कि वो वेद व्यास यानी कि सी राजगोपालचारी को राष्ट्रपति बना दें, लेकिन इंदिरा गांधी इस बात से तैयार नहीं थी। उसने एकलव्य यानी कि वीवी गिरी को देश का राष्ट्रपति चुन लिया। इंदिरा गांधी ने संसद में कभी भी पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया, लेकिन लेफ्ट के दलों के समर्थन से उनकी सरकार बसती रही और चलती रही। जनता का समर्थन पाने के लिए इंदिरा गांधी ने अल्पकालीन निर्वाचन का आह्वान किया और उसने गरीबी हटाओ का नया नारा दिया। निर्वाचन के बाद इंदिरा गांधी का दल भारी बहुमत से विजयी हुआ और एक बार फिर से संसद के द्वारा इंदिरा गांधी को भारत का प्रधानमंत्री चुन लिया जाता है। इस तरह से इंदिरा गांधी के दल के कई सारे नेता उसके पीछे चापलूस बनकर घूमने लगे। अपनी नई प्रतिभाशाली इमेज के साथ इंदिरा गांधी एक महारानी के रूप में चमकने लगी। इंदिरा गांधी के राजनीतिक जीवन में बांग्लादेश का युद्ध सबसे अधिक गौरवशाली था। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह कर दिया था अपने देश को आजाद कराने के लिए। बांग्लादेश की आम जनता में घबराहट फैल गई थी। बांग्लादेश के बहुत सारे नागरिक सीमा पार करके भारत में घुस गए थे। भारतीय सेना ने बांग्लादेश को पाकिस्तान के अत्याचारों से आजाद करा दिया। बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने से इंदिरा गांधी पूरे देश में प्रसिद्ध हो गई, लेकिन जल्दी ही लोगों के हृदय से इंदिरा गांधी की लोकप्रियता चली गई, क्योंकि इंदिरा गांधी ने गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और बस भाषण ही देती रह गई। दोस्तों, अब हम अगली बुक 17 को डिस्कस करते हैं। इसका टाइटल है द ड्रॉप ऑफ हनी, अ पैराबल। दुर्योधनी के निरंकुश शासन के कारण जयप्रकाश नारायण यानी कि द्रोण के नेतृत्व में आंदोलन किया गया। द्रोण ने केवल इंदिरा गांधी की ही आलोचना नहीं की, बल्कि उन सभी दोषों की भी आलोचना की जो इंदिरा गांधी के शासन काल में दूर नहीं हो सके थे। उस समय के उन दोषों में भ्रष्टाचार, पुलिस का अत्याचार, कुशलता का अभाव, बहुत ऊंचे भाव तथा कालाबाजारी जैसे दोष सम्मिलित थे। इंदिरा गांधी के ऊपर जनसाधारण की आशाओं और आकांक्षाओं को नजरअंदाज करने का भी आरोप लगाया गया था। इंदिरा गांधी ने इंदिरा इज इंडिया जैसे स्वार्थपूर्ण नारे भी लगवाए थे। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप केंद्रीय सरकार की नींव पूरी तरह से हिल गई थी। इंदिरा गांधी के द्वारा इमरजेंसी लगाए जाने के बाद देश में इस तरह के हालात उत्पन्न हो गए थे। हमारे राइटर ने देश के झगड़े
और राजनीतिक अव्यवस्था के लिए इंदिरा गांधी और जयप्रकाश नारायण दोनों को दोषी ठहराया है। इस विषय में हमारे राइटर ने कहा कि मैं प्रिय दुर्योधनी तथा उसकी कार्यवाही का प्रशंसक नहीं हूँ, लेकिन मैं समान रूप से द्रोण द्वारा चलाए गए आंदोलन से भी आहत रहा हूँ और मैं यह नहीं समझ सका कि देश की सरकार कहाँ जा रही है। राइटर का कहना है कि विरोधी दल अगले चुनाव की प्रतीक्षा कर सकते हैं ताकि वे इंदिरा गांधी के विरोध में मतदान करके उसे प्रधानमंत्री के पद से हटा सकें। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद देश की राजनीतिक स्थिति और भी अधिक गंभीर हो गई, क्योंकि न्यायालय ने इंदिरा गांधी को चुनाव में गैर कानूनी व्यवहार का दोषी पाया था। क्योंकि इंदिरा गांधी ने चुनाव के मंच पर राष्ट्रपति के साथ प्रचार किया था और इस चीज को गैर कानूनी माना गया। इंदिरा गांधी को गैर कानूनी पाए जाने पर जनसाधारण ने उनसे त्याग पत्र की मांग की, लेकिन इंदिरा गांधी ने अपने प्रिय राष्ट्रपति सिद्धांत शंकर राय की सलाह के आधार पर जनसाधारण की मांग का विरोध किया। देश में आपात स्थिति की घोषणा कर दी गई और इसके अंतर्गत ही विरोधी दलों के बड़े बड़े नेताओं को रात्रि के समय ही गिरफ्तार कर लिया गया। समाचार पत्रों पर भी नियंत्रण लगा दिया गया। इसके अलावा जनसाधारण के मौलिक अधिकारों पर भी रोक लगा दी गई। इतने क्रूर उपायों के बाद भी विरोधी दलों के आंदोलन को दबाया नहीं जा सका और विरोधी दलों के नेता एकजुट हो गए। हमारे राइटर का कहना है कि उस टाइम पर देश के अंदर जो हालात थे उसके लिए हमें इंदिरा गांधी को ही दोष देना चाहिए, क्योंकि उसने ही देश के अंदर प्रजातंत्र का अंत किया था। राइटर ने इस बात के लिए भी इंदिरा गांधी की आलोचना की है क्योंकि उनके सारे डिसीजन स्वार्थपूर्ण थे। इसके विपरीत इंदिरा गांधी ने जयप्रकाश नारायण यानी कि द्रोण जैसे कई सारे नेताओं पर आरोप लगाए थे। इंदिरा गांधी का कहना था कि उन्हें इन नेताओं की वजह से ऐसे गंभीर उपाय करने पड़े थे। इंदिरा गांधी के शासन में गरीबों की स्थिति सुधरने के बजाय और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी और सबसे दुख तो इस बात का था कि कोई भी अपनी दीन दशा के लिए उसके सामने आवाज नहीं उठा सकता था। वेद व्यास ने अर्जुन यानी कि इंडियन न्यूज मीडिया से कहा कि वो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अत्याचार से जनसाधारण की रक्षा करे। दोस्तों, अब हम इस नॉवेल की आखिरी बुक यानी कि बुक 18 को डिस्कस करेंगे, जिसका टाइटल है द पाथ ऑफ साल्वेशन। इंदिरा गांधी ने देश में इस बात की घोषणा की कि आम चुनाव कराए जाएंगे। इस घोषणा के बाद आम जनता के पास एक अच्छा अवसर था। प्रजातंत्र और तानाशाही या फिर धर्म और अधर्म के बीच किसी एक को चुन सकते थे। इस आम चुनाव में दुर्योधनी की हार होती है और विपक्षी दल यानी कि जनता फ्रंट की जीत होती है। दुर्योधनी की हार के बाद सभी ने ये माना कि देश में एक बार फिर से प्रजातंत्र की स्थापना होगी। द्रोण और वेद व्यास ने युधिष्ठिर यानी कि मोरारजी देसाई को देश का नया प्रधानमंत्री चुना, लेकिन मोरारजी देसाई अधिक समय तक देश के प्रधानमंत्री नहीं रह सके क्योंकि उन्हीं की पार्टी अपने नेताओं को संगठित रखने में नाकाम हो गई, जिसके बाद देश में अराजकता फैल गई। देश में महंगाई भी बढ़ गई, वस्तुओं के दाम आसमान छूने लगे और सरकारी कामकाज भी ठप हो गए। इतनी सारी समस्याओं और निराशा के कारण द्रोण यानी कि जयप्रकाश नारायण का निधन हो जाता है। हमारे राइटर ने जयप्रकाश नारायण जैसे संत नेता को अपनी श्रद्धांजलि दी और उनकी तुलना गांधी जी से की। जयप्रकाश नारायण की दुखद मृत्यु के कुछ समय बाद ही जनता फ्रंट सरकार का भी पतन हो जाता है। युधिष्ठिर और उनकी पार्टी की असफलता के बाद दोबारा से देश में आम चुनाव कराए जाते हैं, जिसमें इंदिरा गांधी दोबारा से देश की प्रधानमंत्री बन जाती है। इंदिरा गांधी के दोबारा से प्रधानमंत्री बनने पर लोगों के अंदर गंभीर निराशा छा जाती है। हमारे राइटर ने राष्ट्रीय जीवन के चारों ओर पतन की स्थिति देखी। इस पर उन्होंने अपने शब्दों में कहा, हम प्राचीन कालीन धार्मिक तथा वीर नायकों के वैभव और उनकी उपलब्धि से कितने दूर चले गए हैं। राम की यह जन्मभूमि जहाँ पर सत्य, सम्मान, वीरता, धर्म की पूजा की जाती थी तथा उनको महानतम सिद्धांत माना जाता था, वह राष्ट्र अब निर्बल हो गया है तथा यहाँ के नेतागण इस देश का उचित मार्गदर्शन करने में असमर्थ हो गए हैं और चारों ओर भ्रष्टाचार व्याप्त है तथा जनसाधारण के हृदय में गद्दारी की भावना बढ़ती जा रही है। इस देश की आजादी के लिए हमारे वीर योद्धा जिन्होंने लड़ते लड़ते अपना जीवन कुर्बान कर दिया, हम उनके त्याग और बलिदान को भूल चुके हैं और वर्तमान नेताओं का केवल एकमात्र उद्देश्य बचा है धन कमाना और किसी भी तरह से सत्ता में आ जाना। हमारे राइटर ने देश के अंधकारपूर्ण भविष्य को देखा और कहा कि मुझे अब इस भ्रष्टाचारी देश में सुधार की कोई भी आशा नहीं नजर आती। हमारे राइटर ने इस आखिरी लेसन में युधिष्ठिर के स्वर्ग जाने की यात्रा के बारे में दर्शाया है। युधिष्ठिर के पिता ने युधिष्ठिर से कहा था, यदि कोई एक भारतीय सिद्धांत जो हमें अपने पूर्वजों से मिला है वो ये है कि प्रत्येक दशा में हमें धर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि बिना धर्म के जीवन व्यर्थ है और धर्म सदैव शांत रहता है। लेकिन युधिष्ठिर ने धर्म के प्रभाव से प्रभावित होने से मना कर दिया। दोस्तों, इस नॉवेल का अंत अनिश्चितता से होता है और तब वेद व्यास अपने सपने से जाग गए और उन्होंने भारतवर्ष में 21वीं शताब्दी में झगड़े से भरी हुई दशा देखी और उन्होंने यह निश्चय किया कि पुनः एक अन्य किताब वो अलग विचारधारा से लिखेंगे।